अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। तो आज इस सीरीज़ का यानी डिजीज़ के जो सीरीज़ है हमारे पास उसका जो है ना हमने तीसरा लेक्चर स्टार्ट किया है और आज हमने एक वायरल डिजीज़ से जो है ना स्टार्ट किया है। वो है हमारे पास बहुत कॉमन और तकरीबन हर एक बंदा जो है ना इसको फेस कर चुका है। ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी है? इन्फ्लुएंजा वायरस या हमारे पास जो फ्लू है जिसको हम कहते हैं जुकाम। इन्फ्लुएंजा जो है हमारे पास, इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक बीमारी तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज हम थोड़ा जो है ना डिटेल देंगे और डिटेल में बात करेंगे। और जो है ना जो बात है इन्फ्लुएंजा की, इन्फ्लुएंजा बेसिकली एफएससी का भी जो है ना हिस्सा है और साथ ही साथ मैं ये बता चुका हूँ कि अप टू एमएससी लेवल ये बार बार रिपीट होती आ रही है। तो बेसिकली इन्फ्लुएंजा की अगर डिस्कवरी देंगे, डिस्कवरी मतलब कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने जो है ना डिस्कवर की है और वो कौन था जिसको इन्फ्लुएंजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और प्रॉपरली उसको जो है ना डिस्कवर किया। तो इन्फ्लुएंजा को बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बाय रिचर्ड शॉपेस, ठीक है, रिचर्ड शॉपेस इन पिग्स। रिचर्ड को ये बीमारी सबसे पहले पता कहाँ पर चली? उन्होंने पिग्स में ये बीमारी पहली बार देखी 1931। पिग्स मतलब सुअर। इसके बाद अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ये बीमारी दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विल्सन स्मिथ और दूसरे का नाम था पैट्रिक लेडला। और एग्जैक्टली इस डिस्कवरी के 2 साल बाद ही ह्यूमन बींग में ये डिस्कवर हो चुकी है। मतलब ये कि रिचर्ड ने 1931 में पिग्स में डिस्कवर की इन्फ्लुएंजा और विल्सन और पैट्रिक ने इस वायरस को 1933 में ह्यूमन बींग्स में भी आइसोलेट किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इन्फ्लुएंजा के बारे में देखें, इन्फ्लुएंजा क्या चीज़ है? इन्फ्लुएंजा बेसिकली हमारे पास, इन्फ्लुएंजा और फ्लू इस रिस्पायरेटरी इलनेस, ये हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। मतलब ये है कि ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, काज बाई इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको इसलिए हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं क्योंकि इस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के ज़रिए ये बीमारी लग जाती है और आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसको अपना टारगेटर साइड बनाती है। दैट इन्फेक्ट द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। जो कि क्या करती है? आपके नोज यानी आपकी जो नाक है, रत्ने हैं, थ्रोट आपका जो गला है एंड लंग्स आपके जो फेफड़े हैं इसके ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए अमूमन जब इन्फ्लुएंजा वायरस का जो आप सामना करते हैं तो आपकी या नाक बहती है, ज़्यादातर आपका जो है ना गले में सूजन होती है, दर्द होता है और इसके साथ साथ जब आप खांसते हैं तो आपको जो है ना लंग्स में क्या होती है? दर्द का एहसास होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, इन्फ्लुएंजा वायरस इज आरएनए वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली हमारे पास आरएनए वायरस है, यानी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक आरएनए वायरस है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास डीएनए वायरस होती है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के घर में होता है। और बाज़ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए होती है। जब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आरएनए जो है ना इसकी जेनेटिक मटेरियल में आरएनए होती है। तो डीएनए वायरस फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी है। अब इन्फ्लुएंजा आर सीजनल। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको जो है ना जुकाम का मसला होता है ये सीजन के बेस पर होता है। अक्सर आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये सीजन वाइज जो है ना रिपीट होती है। जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है इन्फ्लुएंजा का जो है ना ये सीज़न होता है। स्टार्ट में पहले जब ये सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। और इसके अलावा जब सर्दियाँ एंड के ऊपर चली जाती है, यानी ये सर्दी जब ख़त्म होने वाली होती है तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी इस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास एक सीजनल वायरस है।
सीजन के साथ ये अटैक मतलब ये बढ़ जाता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस के अगर टाइप्स देखें, मे भी ज़्यादातर टाइप्स को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंजा में भी जो है ना टाइप्स होते हैं, और वो कौन से टाइप्स हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट भी करते हैं और उसकी जो है सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन होते हैं। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, और जो तीसरा है इन्फ्लुएंजा सी वायरस। अगर हम इन्फ्लुएंजा ए को देखें, इन्फ्लुएंजा ए इज मोर कॉमन एंड इन्फेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स। इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है ये हमारे पास सबसे कॉमन है, ज़्यादातर ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी अटैक करता है और साथ ही साथ एनिमल्स के ऊपर भी ये इन्फेक्ट करता है। इट इज पेंडेमिक ड्यू टू इट्स रैपिड जेनेटिक चेंजेस। ये हमारे पास पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इसकी यही जो है ना बार बार खास होती है। आपको बार बार आपको ये जो वायरस है आपकी इम्यूनिटी पर अटैक भी करता है और आपको जो है ना इन्फेक्ट भी करता है। और इसका सबसे बेसिक रीज़न क्या है, रैपिड जेनेटिक चेंजेस, यानी इसमें म्यूटेशन होती है। ये बार बार अपने आप को म्यूटेट करता है, रैपिडली अपने आप को म्यूटेट करता है। और ये जब अपने आप को म्यूटेट करता है तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना ये इसको अगली जो फॉर एग्जांपल अभी एक शब्द में इसने आपकी इम्यूनिटी के ऊपर अटैक किया फॉर एग्जांपल, अब आपकी इम्यूनिटी ने इसको पहचान लिया। जब दूसरी बार आता है तो ये अपने आप में चेंजेस रहते हैं, मतलब म्यूटेशन करता है। तो आपकी इम्यूनिटी फिर से इसको नहीं पहचान पाती और उसको धोखा देती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस तरह जब इस बार उसने इस तरह का शक्ल पहचान लिया कि फॉर एग्जांपल ये इस शक्ल में आया था, तो तीसरी बार ये अपने आप को फिर से म्यूटेशन कर लेता है और आपने जो स्ट्रक्चर है उसको फिर से चेंज कर लेता है और फिर आपकी इम्यूनिटी को धोखा देते हैं और इसको फिर से इन्फेक्ट कर लेता है बॉडी को। तो मतलब ये क्या करता है, रिपीट जेनेटिक चेंजेस इसमें होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। अगर इन्फ्लुएंजा बी को देखें, प्राइमरीली जो इफेक्ट करता है ये ह्यूमन बींग्स को करता है। प्राइमरीली ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक करता है, म्यूटेट स्लोली। इसमें जो म्यूटेशन होता है वो स्लोली होता है, मतलब ये अपने आप को जल्दी म्यूटेट नहीं कर पाता, अपने अंदर चेंजेस जल्दी से नहीं कर सकता। काज मोर सीवियर इलनेस इन चिल्ड्रन। ज़्यादातर ये बीमारियां किसमें काज करते हैं, छोटे बच्चों में। तो इन्फ्लुएंजा बी जो है वो कॉमनली जो है हमारे पास छोटे बच्चों में ये डिजीज काज करते हैं। इन्फ्लुएंजा सी को अगर देखें, इन्फ्लुएंजा सी हमारे पास क्या है, काज माइल्ड सिम्टम्स। ये बेसिकली माइल्ड सिम्टम काज करते हैं। माइल्ड सिम्टम से हमारे मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब आपको इन्फ्लुएंजा सी वायरस जो है हो जाती है तो आपको जो है ना सर्दी भी लग जाती है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, रनी नोज यानी आपके नाक जो है ना नाक बहती है। तो ये उसके जो है ना माइल्ड सिम्टम्स है। और इसके अलावा आपके बॉडी या मसल पेन भी होता है, हेडेक भी होता है, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा सी के जो है ना सिम्टम्स हैं। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लुएंजा सी में, इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा सी सबसे खतरनाक वायरस है। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड एक टेक्निकल वर्ड है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये वो स्टेज है जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी काम करना छोड़ देती है। यहाँ पर मैंने लिखा है इसके साथ इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। आपकी इम्यूनिटी को कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आपकी इम्यूनिटी काम करना छोड़ देती है। और जब आपको पता है आपकी इम्यूनिटी काम करना छोड़ देती है तो यकीनन और जो है ना डेफिनेटली आप जो है ना उस वायरस का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ये ज़ूनोटिक है। ज़ूनोटिक का मतलब ये है, पिछले लेक्चर में भी हम ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ज़ूनोटिक वो डिजीज़ होती है जो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती है प्लस ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट करती है। यानी कि स्टार्ट में हमने कहा कि इन्फ्लुएंजा फर्स्ट ऑफ 1931 में कहाँ पर डिस्क्राइब हुआ था या डिस्कवर हुआ था, पिग्स में। तो लाजमन बात ये ज़ूनोटिक है, नो वैक्सीन। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है
कि हम अभी ट्रीटमेंट में बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा के लिए हम एनुअली एक फ्लो वैक्सीन लगाते हैं, हर साल एक वैक्सीन लगाते हैं जिसको हम फ्लो वैक्सीन के नाम से जानते हैं मार्केट में। जो फ्लो वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंजा सी के ऊपर काम नहीं करता, तो इन्फ्लुएंजा सी के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी फिर से एक टेक्निकल वर्ड है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है, नीचे हमने एक अगला पॉइंट लिखा है, पहले वो डिस्कस करते हैं फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड हमारे पास इन्फ्लुएंजा सी मौजूद है, पूरी दुनिया में प्रेजेंट होता है। अब जब पूरी दुनिया में प्रेजेंट होता है तो दुनिया में आप जहाँ भी जाओगे हर जगह उसकी अलग सा एक शक्ल होगा, अलग सी उसकी एक जेनेटिक पहचान होगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इसकी जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें डाइवर्सिटी होती है। हर जो है ना, हर जगह की पॉपुलेशन के साथ उसकी जो है ना एक अलग स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पर अलग एडाप्टेशन होती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब किया है। नीचे मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा के लिए एक नया नाम यूज होता है जिसको हम कहते हैं आर्थोमाइक्सोवायरसिस। क्या? आर्थोमाइक्सोवायरसिस। आर्थोमाइक्सोवायरसिस दो लफ्ज से मिलकर बनता है। ये ऐसे वायरसेस हैं जैसा कि इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक आर्थोमाइक्सोवायरस है। आर्थो और माइक्सा, आर्थोस और माइक्सा ये ग्रीक वर्ड है दोनों। आर्थोस का मतलब होता है करेक्ट या प्रॉपर, यानी ये कहाँ पर अटैक करते हैं इसके बेस पर हम ये नाम देते हैं। माइक्सा का मतलब होता है म्यूकस। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरेक्ट विद म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, यानी आपके माउथ के ऊपर, सॉरी नोज के ऊपर, थ्रोट के ऊपर और आपके लंग्स के ऊपर। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फिर इसका जो है ना और इसके जो सिम्टम्स होते हैं जनरल, और फिर इसके जो है ना हम क्या देखेंगे, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जो है बात करेंगे। अब हम इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं या डायग्राम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करें इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली इसमें क्या क्या होता है और किस तरह ये दिखता है। तो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस के अगर स्ट्रक्चर को देखिए तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये इन्फ्लुएंजा वायरस का क्या है। अब देखिए इसके सरफेस के ऊपर ये देखिए, सबसे पहली जो लेयर हमने बनाई है, ये ब्लू लेयर जो हमने बनाई है, इस लेयर का नाम है इन्वेलप। जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास इन्वेलप होता है। ये इन्वेलप जुड़ा है और बेसिकली ये इन्वेलप बनाता किसका, जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है और इसके बाद जब वो बाहर आता है तो होस्ट सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने ऊपर लपेट कर निकल जाता है और इससे अपना इन्वेलप बना लेता है। ठीक है, जो इन्वेलप होता है बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लिपिड, कुछ बुक्स में ये हमारे पास लिपिड लेयर्स आ गया है और इसके अलावा दूसरी जगह पर इसको क्या कहा है, ये हमारे पास बेसिकली लिपो प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो ये हो गया इन्वेलप। इन्वेलप के नीचे मैंने एक और ग्रीन डॉट्स बनाई थे इस तरह से, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन का काम क्या है? मैट्रिक्स प्रोटीन इन्वेलप के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बिलो द मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, बिलो द इन्वेलप इज प्रेजेंट, और इसका फंक्शन क्या है? गिव शेप एंड स्टेबिलिटी टू द वायरॉन। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है वायरस को और साथ ही साथ उसका जो शेप होता है वो भी प्रोवाइड करता है। वायरस की सरफेस के ऊपर करते हैं तो इस तरह स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं। ये
इंटायर सरफेस के ऊपर होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक बनाए हैं, पूरा जो है ना वो इतना स्पेस नहीं। ये जो है इसको हम कहते हैं HA या हीमोग्लोबिन। वायरस की सरफेस के ऊपर हमारे पास एक किस्म का जो है ना ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? बाइंड द वायरस टू द होस्ट सेल। इसका फंक्शन ये है कि ये वायरस को होस्ट सेल के साथ बाइंड करता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है एक स्पाइक की तरह नजर आता है आपको। इसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसमें एक आपको हेड नजर आता है, एक टेल इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह नुकीला है। इसमें आपको स्पाइक नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है। इसको हम कहते हैं NA या न्यूरोमाइनेडेज। NA या न्यूरोमाइनेडेज। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यह है कि ये हमारे पास क्या करता है? रिलीज वायरस फ्रॉम द होस्ट सेल। इसका ये फंक्शन है कि ये वायरस को होस्ट सेल से क्या करता है? इसको रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास न्यूली फॉर्म वायरस होते हैं या वायरस होते हैं, उसको प्रिवेंट करता है अटैचमेंट से होस्ट सेल को। और ये इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक वायरस को एक स्पेसिफिक टारगेट साइट के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करता है, ताकि ये वायरस गलत जगह पर अटैचमेंट ना करे। तो ये इसका जो सरफेस है ये हो गया। अंदर की तरफ आपको नजर आएगा। हमने इसी लेक्चर के इंट्रोडक्शन में देखा या पहले जो स्टार्ट में हमने कहा कि ये वायरस हमारे पास RNA वायरस है। RNA वायरस है बिल्कुल, इसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये रेड कलर वाला, ऊपर का जो रेड कलर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको हम? कैप्सिड प्रोटीन। ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। अब इसी कैप्सिड प्रोटीन के अंदर जो ग्रीन कलर से हमने शो की है, ये ग्रीन कलर जो है हमारे पास हर एक कैप्सिड प्रोटीन के अंदर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं। और आप इस स्ट्रक्चर को पहचानेंगे भी, इसको हम कहते हैं RNA। तो बेसिकली RNA पे हो गई। अब इसकी जो एंड्स हैं, इसकी एंड्स के ऊपर आपको ब्लैक कलर के सर्कुलर डॉट्स नजर आते हैं। इसको हम कहते हैं RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज बिल्कुल ये एक एंजाइम है और इसका फंक्शन बेसिकली आपको पता होगा। RNA पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? जब RNA को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं। और इस होल स्ट्रक्चर को, इस सारे स्ट्रक्चर को क्या हम कहते हैं? सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, बात जगह इसको ये भी कहा गया है कि ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड। तो आप ये भी उसके साथ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड। ये हो गई उसकी स्ट्रक्चर। इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर भी होगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके ट्रांसमिशन के ऊपर कि किस तरह हमारे पास ट्रांसमिट होगी एक से दूसरी जगह। और फिर हम बात करेंगे इसके जो सिम्टम्स है और फिर इसकी जो है ना थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो अब हमारे पास इस लेक्चर का जो है ना आखिरी पोर्शन है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन के। फॉर एग्जांपल अगर हमें जुकाम है तो या हमसे या किसी दूसरे बंदे को जुकाम है तो किस तरह हमें ट्रांसमिट हो सकता है या हमें फैल सकता है। अब इसकी फैलाव की बात करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? इस वायरस का फैलाव, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे तक। तो छेनी ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पानी के छोटे छोटे कतरे, when pupil with flow cough sneeze and talk। कफ का मतलब होता है खांसना, स्नीज का मतलब होता है छींकना,
टॉक का मतलब होता है बात करना को पता। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको फ्लो वायरस है, वो इन्फेक्टेड है, और आप उसके सामने या बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर आप उसके सामने उसके पास बैठे हुए हैं, तो आपको फ्लो वायरस हो सकता है। क्योंकि जब वो बोलता है या जब वो खांसता है या जब वो छींकता है, स्नीज करता है, तो जब वो ये सब करता है, फॉर एग्जांपल टॉक, जब वो बात करता है तो उसके मुंह से क्या आते हैं, छोटे छोटे कतरे आते हैं पानी के, और इसके साथ वो वायरस आपको ट्रांसमिट होता है। या फॉर एग्जांपल वो छींकता है तो इसके ज़रिए वो आपको ट्रांसमिट होता है, या वो खांसता है उसके ज़रिए भी आपको जो है ना वो वायरस आपके बॉडी में फैल सकता है। आल्सो स्प्रेड थ्रू टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस विद वायरस। अगर हम किसी ऐसे सरफेस को, किसी ऐसी चीज़ को टच करते हैं जिसके ऊपर पहले से ही वायरस मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। क्या मतलब है कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे सरफेस को टच करते हैं जहाँ पहले से ये वायरस मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो क्या करते हैं हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गई उसका ट्रांसमिशन के तरीके, यानी कि इस तरह वो फैल सकता है। सिम्टम की अगर बात करें तो सिम्टम का मतलब होता है इलामात, कि हमारे अंदर वो कौन सी इलामात जाहिर होते हैं जिसके जरिए हम पहचानेंगे कि अब हमें फ्लू वायरस है। पहला पॉइंट है चिल और फेवर, मतलब आपको सर्दी या बुखार का लगना, ठीक है, बुखार लगती है या सर्दी लगना। कफ, आपको खांसी भी होती है, खांसी भी होती है। तीसरा है सोवर थ्रोट। सोवर थ्रोट का मतलब होता है गले की सोजिश। गले की सोजिश। रनी नोज, मतलब वो क्या, नाक का बहना। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है मसल और बॉडी पेन। आपके सारे बॉडी में आपको दर्द महसूस होता है, या आपके जो मसल्स हैं, आपके जो उजलात है उसमें जो है ना आपको दर्द लगता है। हेडेक का मतलब होता है आपको सर दर्द भी होता है। फिटीग का मतलब होता है थकावट। ये हो गए उसके इलामात। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसे अदवायात, ऐसे दवाइयाँ जो वायरस के खिलाफ काम करें, मतलब एंटीवायरल मेडिसिन। एनुअली फ्लो वैक्सीन, पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि यहाँ पर मार्केट में एक वैक्सीन मिलता है फ्लो वायरस या फ्लो वैक्सीन के नाम से। वो फॉर एग्जांपल अभी इस साल अक्टूबर में आपने फ्लो वैक्सीन ले लिया तो अगले साल अक्टूबर में आपके लेंगे, ठीक है। तो एनुअली यानी साल के लिए फ्लो का एक वैक्सीन लगता है, फिर आप सारा साल आपकी इम्यूनिटी इसके लिए स्ट्रांग होती है। तीसरी चीज़ हम नॉर्मली या इसके लिए पेनाडोल भी यूज़ कर सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर था इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर था, हमने डिटेल में बात की इन्फ्लुएंजा वायरस का इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, यानी कि किस तरह वो डिस्कवर हो गया, फिर हमने बात की उसको हम पहचानेंगे कैसे, फिर हमने बात की उसके टाइप्स के ऊपर, इन्फ्लुएंजा वायरस की कितने टाइप्स हैं हमारे पास, 3 टाइप्स के हमने वो डिस्कस की। फिर हमने बात की इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर की, तो हमने एक लेवल डायग्राम देखा, इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर देखा। अब हमने इन्फ्लुएंजा वायरस के ट्रांसमिशन देखा कि किस तरह ये ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। इस तरह हमने सिम्टम्स देखे कि किस तरह की इलामात जाहिर होते हैं अगर आप इन्फ्लुएंजा वायरस का शिकार है। इस तरह हमने ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की कि हम किस तरह के मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर वो होगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा फिर से उसमें मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है अगले आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आपको मिलेगी। मैंने पहले ये कहा था कि हम सारे डिजीज़ कवर करेंगे,
और याद रखना, बार बार ये बात मत पूछना कि डिजीज़ के अलावा, ये डिजीज़ एफएससी से लेकर एबीसी तक आती है, इसलिए हमने सेलेक्ट की है। और ये जो लेक्चर था अगर पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। और क्या करेंगे, कल हम दूसरा लेक्चर स्टडी करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है नमूनिया। फिर हम उसमें जो है मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल शुरू करने का लगा। गुड डे।